Hello, my dear students. I am Mukesh Bharti, and today I'm going to discuss income method. Okay, so today we'll discuss the formula of income method. Okay, what is the formula to calculate national income through income method? Okay, so before starting this income method in detail, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो हम लोग जान लेते हैं. ओके, सबसे पहले तो बच्चों देखो, मान लो कि कोई भी एक फर्म है. ओके, समझना ध्यान से कि कोई भी एक फर्म है. फर्म का मतलब कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसका काम है प्रोडक्शन करना. तो आप जानते हो कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है या एक फर्म है तो वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है. और आपको ये भी पता है क्योंकि आप बहुत सारा बेसिक चीज मैं पढ़ा चुका हूं तो आपको आइडिया हो गया होगा शुरू से ही कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए या फैक्टर सर्विसेज चाहिए, जिसे नॉर्मली आप क्या बोलते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, है ना. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा चाहिए भाई, प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो आपको पता ही है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, ओके, देन यू हैव लेबर, देन यू हैव कैपिटल, and then you have entrepreneurship. Okay, these are the four factors of production which are required to produce goods and services by a firm. Okay, तो लैंड, तो जितना भी प्रोडक्शन होता है ये फर्म जितना भी प्रोडक्शन करती है, जितना भी वैल्यू का प्रोडक्शन करती है, वो सारा कहीं ना कहीं किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो लैंड के बदले जो जनरेट होता है उसे बच्चों क्या बोलते हैं, आपको पता है, रेंट बोलते हैं. लेबर के बदले जो जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वेजेस एंड सैलरी बोलते हैं. कैपिटल के बदले जो इनकम जनरेट होता है उसे आप क्या बोलते हो, इंटरेस्ट बोलते हो. और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो होता है उसे आप क्या बोलते हो बच्चों, यू कॉल द प्रॉफिट. ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये हो गया रेंट, वेजेस एंड सैलरी, ये हो गया इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये टोटल क्या है, ये सब का सब क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम. इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं. ओके, तो याद रखना, ये जो फैक्टर है पूरे कंट्री में, यानी हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है या किसी भी कंट्री का एक डोमेस्टिक टेरिटरी, तो पूरे टेरिटरी में जितना भी ये फैक्टर इनकम जनरेट होता है, या तो वो रेंट हो, वेजेस एंड सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, इसी फैक्टर के सम को, यानी इन सारे फैक्टर इनकम को 1 ईयर में जितना ये फैक्टर इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होते हैं उसी को अगर हम ऐड कर दें, सम निकाल लें, तो वही हमारे लिए क्या कहलाता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड आवर डोमेस्टिक इनकम. उसी को आप क्या बोलते हो, डोमेस्टिक इनकम बोलते हो. और जिसे टेक्निकली क्या बोलते हैं, NDP@FC बोलते हो. ओके, और जब एक बार आप पूरे कंट्री का ये फैक्टर इनकम निकाले, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का फैक्टर इनकम निकाले, तो जिसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, NDP@FC बोलते हैं. और उसी में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया. उसी के साथ जब NFIA को आप ऐड कर देते हो डोमेस्टिक इनकम में, तो तब आपका क्या आ जाता है, टेक्निकली NNP@FC आ जाता है बच्चों. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम. इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम. तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके कंट्री में जितने भी फर्म्स हैं, हर फर्म का काम होता है प्रोडक्शन करना. प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जरूरत होता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आता है. लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट क्रिएट होता है. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर इनकम बोलते हैं. तो 1 ईयर में इस तरह के सारे फैक्टर इनकम जितना जनरेट हुआ हमारे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 ईयर में, उन सब का आप सम निकाल लेते हो तो वही क्या कहलाता है, डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम का सिंपल मतलब होता है आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड फैक्टर इनकम विच इज टेक्निकली कॉल्ड NDP@FC. और जब डोमेस्टिक इनकम में आप NFI ऐड कर देते हो तो आपका क्या निकलता है, नेशनल इनकम NNP@FC निकलता है बच्चों. ओके, तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरा समझाने का बेस समझाने का मतलब हुआ कि जो इनकम मेथड
से जो आप नेशनल इनकम निकालते हो वो सिंपली किसकी बात करता है, फैक्टर इनकम की बात करता है कि 1 ईयर में कितना फैक्टर इनकम जनरेट हो रहा है आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो इनकम मेथड से जो हमारा वैल्यू निकलता है ये मैंने बता ही दिया कि नॉर्मली इनकम मेथड का मतलब होता है 1 फाइनेंशियल ईयर में आपके कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट होता है। सम ऑफ फैक्टर इनकम का मतलब रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कितना सम ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट होता है 1 फाइनेंशियल ईयर में, कहां पे, आपके कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकल के आता है बच्चों। अब जब डोमेस्टिक इनकम में देखो हम क्या करते हैं, NFI को प्लस कर देते हैं, देन वी गेट नेशनल इनकम। ओके, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, ये जो है हम जो देख रहे हैं कि हम इसमें प्लस करते हैं तो हमारा NNPIDFC नेशनल, इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। पहले हमें समझना है कि इनकम मेथड तो समझ में आ गया। इनकम मेथड में हम किसकी बात करते हैं, तो इनकम मेथड में हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं। फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है। ओके, और इस तरह का जो फैक्टर इनकम है 1 ईयर में हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना जनरेट होता है, वही हमारा जो वैल्यू है डोमेस्टिक इनकम इनकम मेथड से निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी कंपोनेंट पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, वो मिक्स्ड इनकम है, तो कहीं ना कहीं ये सारा फैक्टर इनकम के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहला अब हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये इनकम मेथड है। ओके, इनकम मेथड से सबसे पहला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकम मेथड से जो हमारा वैल्यू निकल के आता है, फाइनल वैल्यू इनकम मेथड से निकल के आता है, जो एग्रीगेट निकल के आता है, उस एग्रीगेट को क्या बोलते हैं बच्चों, NDPIDFC बोलते हैं, या उसी को आप क्या बोलते हो, डोमेस्टिक इनकम बोलते हो। तो सिंपली याद रखना कि हम इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, NDPIDFC होगा, या उसे क्या बोलोगे आप, डोमेस्टिक इनकम बोलोगे। उसके बाद का स्टेप होता है कि एक बार हमारा NDPIDFC निकल के आ जाता है तो NFI प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो कि नेशनल इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है, तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। ये देखो अभी यहां से स्टार्ट होता है हमारा फॉर्मूला। देखो 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर बताया था, यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। ओके, कि कोई फर्म है, कोई फर्म है और फर्म के अंदर जितने भी लोग यानी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको काम करने के बदले, काम करने के कारण जो भी कंपनसेशन मिलता है, ओके, यानी सिंपली क्या बोल सकते हो, इनकम है ना, इनकम फ्रॉम वर्क। ओके, काम करने से जो भी एम्प्लॉइज हैं वो फर्म में काम कर रहे हैं, तो काम करने के बदले जो भी उनको कंपनसेशन मिलता है, जो भी उनको काम करने के बदले मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवार्ड मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब काम करने वाले लोग, और कंपनसेशन का मतलब काम करने के बदले जो कुछ भी उन्हें मिलता है, दैट इज ऑल कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 पार्ट हो जाते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पहला पार्ट होता है कि जो भी लोग काम करते हैं उनको वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कैश का मतलब समझते हो, इन द फॉर्म ऑफ मनी, मोनेटरी फॉर्म में उनको सैलरी एंड वेजेस मिलता है, वो एक तरह का कंपनसेशन हो गया। काम करने के बदले आपको क्या मिल रहा है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश मिल रहा है, मोनेटरी फॉर्म में मिल रहा है। दूसरा हो गया बच्चों वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ओके, सो व्हाट इज इन काइंड, देखो जब भी मैं और डिटेल्स में बताऊंगा, काइंड की जब हम इन काइंड, देखो इन काइंड जो वर्ड बोलते हो ना, इन काइंड का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये एक तरह का नॉन मोनेटरी अवार्ड होता है, मनी के फॉर्म में नहीं होता है, ये नॉन मोनेटरी फॉर्म में होता है। ओके, ये मैं और आगे समझाऊंगा बच्चों। जैसे वेजेस एंड सैलरी, ये तो मैंने बता दिया, वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब जो भी आपको 50,000 या 1 लाख रुपए जो भी आपको
कैश मिलता है, ओके वो हो गया। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब हुआ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो काम करने के बदले आपको कंपनी वाले ने खुश होकर क्या दे दिया है, रहने के लिए आपको घर दे दिया है, आपको किराया नहीं लगेगा, आप आराम से अपने फैमिली को रखिए, ओके। आपको क्या दे दिया है, आपको एक लैपटॉप दे दिया है कि घर में आराम से यूज कीजिए, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं दिया है, घर में यूज करने के लिए आपको और कोई फैसिलिटी दे दिया है। तो वेजेस इन सैलरी इन काइंड का मतलब मनी के फॉर्म में नहीं, अपार्ट फ्रॉम मनी, मनी के अलावा या तो आपको फ्री में हाउस मिल गया, या आपको फ्री में मोबाइल मिल गया, या फ्री में कार दे दिया है जिसे आप अपने पर्सनली यूज कर सकते हैं, अपने डिस्क्रेशन से यूज कर सकते हैं, ओके। तो गुड्स एंड सर्विस के रूप में जो भी आपको मिलता है काम करने के बदले, वो हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ओके। तीसरा है बच्चों एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओके। एम्प्लॉइज के सोशल फ्यूचर में सोशल सिक्योरिटी हो उसके लिए भी बहुत तरह का कंट्रीब्यूशन क्या करता है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज को देते हैं। जैसे आप जानते हो कि प्रोविडेंट फंड, ओके, पीएफ है ना, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं, उनको क्या होता है भाई, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ओके। अब ये प्रोविडेंट फंड है, मान लो प्रोविडेंट फंड मिलता है 5,000, ओके। तो ये 5,000 कौन है देने वाला, तो 5,000 अगर 5,000 कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी तरफ से है, एम्प्लॉयर्स की तरफ से है, किसके लिए, है ना, एम्प्लॉयज के सोशल सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर में इसका सिक्योरिटी हो, फ्यूचर में काम आए, इसके लिए 5,000 रुपए का अगर कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयर्स, ओके, तो वो हो गया सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वो प्रोविडेंट फंड के रूप में होता है, उसके बाद ग्रेचुइटीज के फॉर्म में होता है, ओके, लेबर वेलफेयर फंड होता है, ओके। तो बहुत तरह के फंड होते हैं बच्चों, ओके। और इन फंड्स के थ्रू एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में नॉर्मली आप क्या याद रखोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आप याद रखोगे, ठीक है, पहला पॉइंट कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस इन सैलरी इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, इन तीनों को आप क्या करोगे, प्लस करते हो, तब आपका क्या आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो पॉइंट याद रखना, अगर डायरेक्ट दे रखा है और इनमें से भी अगर कोई वैल्यू दे रखा है तो हमें इन वैल्यूज को नहीं लेना, डायरेक्ट वाले वैल्यूज को लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के वैल्यू को लेना है। फिर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या काइंड या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है। अगर ये वाला वैल्यू नहीं दे रखा है तब इनमें से जो भी दिया रहेगा उनको क्या करके लेना है, प्लस करके लेना है। पहला पॉइंट याद हो गया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में दो चीजें आती है, एक तो आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसमें देखो रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट का मतलब हो गया बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग का जो रेंट मिलता है ऑनर्स को इनकम के फॉर्म में, वो हो गया। रॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई सब सॉइल असेट्स है, कोई जैसे कि माइनिंग वगैरह होता है, ओके। तो अगर माइनिंग करने का राइट किसी को दिया जाता है या लीजिंग, आपके पास कोई फिक्स्ड असेट है उसको आप लीज पे लगा देते हो, तो उसके बदले आपको जो रॉयल्टी मिलता है, तो रेंट एंड रॉयल्टी, है ना, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट लैंड बिल्डिंग के लिए हो गया, रॉयल्टी सब सॉइल असेट्स के लिए हो गया, है ना। कि जैसे कोई आपका जमीन के अंदर मान लो कहीं पे मिनरल है या कोल है, लेकिन आपने वहां किसी को माइनिंग करने का ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम माइनिंग कर सकते हो यहाँ पे, तो उसको जितना भी कोल का प्रोडक्शन होगा उसके बदले आपको कुछ ना कुछ क्या देगा, रॉयल्टी आपको देगा। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, दैट इज कॉल्ड सब सॉइल एसेट्स, है ना। ये आगे और डिटेल्स में बताऊंगा बच्चों। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरप्रेन्योर जो मालिक होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है, उसको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, ओके। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का तीन पार्ट हो गया, एक हो गया रेंट एंड रॉयल्टी जो लैंड एंड बिल्डिंग सब सॉइल एसेट्स के बदले मिलता है, फिर हो गया इंटरेस्ट जो कैपिटल के बदले मिलता है, ओके। तो ये जो दो हैं इन्हें बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, किसको, रेंट एंड रॉयल्टी को और इंटरेस्ट को। और ये जो प्रॉफिट है जो एक इंटरप्रेन्योर को मिलता है रिस्क लेने के बदले या बिजनेस सेटअप करने का जो वो रिस्क उठाता है उसके बदले, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, ओके। बट यहाँ पे याद रखना बच्चों कि प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट का तीन पार्ट होता है। जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसका एक पार्ट तो वो गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में दे देता है, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी का शेयर होल्डर्स होते हैं,
जो शेयर्स खरीदे होते हैं उनको डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो प्रॉफिट का एक पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में दे दिया गया, बाकी जो पैसा बचा वो डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दिया गया। और उसके बाद जो कंपनी के पास पैसा बचती है जिसे किसी को देना नहीं होता है, कंपनी अपने लिए फ्यूचर के लिए सेव करके रखती है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो इसमें बच्चों देखो क्या है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है तो आप किसको किसको ऐड करोगे, आप रेंट रॉयल्टी को ऐड करोगे, इंटरेस्ट को ऐड करोगे, प्रॉफिट को ऐड करोगे। अगर प्रॉफिट भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आप प्रॉफिट का ये तीनों पार्ट अलग अलग दे रखा तो इसको ऐड करोगे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। बट कभी कभी क्या रहेगा कि प्रॉफिट भी दिया रहेगा और प्रॉफिट के साथ एक आध ये भी दिया रहेगा। तो याद रखना कि अगर प्रॉफिट गिवन है और इसके साथ भी मान लो कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है तो इसको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, प्रॉफिट। यानी सिंपल याद रखना कि डायरेक्ट अगर वैल्यू दिया रहेगा तो डायरेक्ट लेंगे, उसके अंदर वाले पार्ट्स को नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से किसी को लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है तो प्रॉफिट ही लेंगे, अगर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तब इनको ऐड करेंगे। ओके, ये पॉइंट याद रखना। तो एक हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक हो गया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो अपने क्लिनिक्स पे काम करते हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं, कुछ शॉपकीपर्स होते हैं। ओके, तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों कि ये खुद ही लेबर होते हैं, खुद के फैमिली मेंबर लेबर होते हैं, खुद का घर होता है, खुद का दुकान होता है। तो इस केस में लैंड, लेबर, कैपिटल के अलग अलग वैल्यू को निकालना मुश्किल होता है इनके लिए। तो इनके इनकम को हम नॉर्मली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके इनकम को हम क्या ले लेते हैं, मिक्स्ड इनकम के फॉर्म में ले लेते हैं। तो सिंपली याद रखना ओके कि पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो अच्छी बात, नहीं तो इसके अंदर का वैल्यू हमें देखना है। दूसरा देखना है ऑपरेटिंग सरप्लस, डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो अच्छी बात, नहीं तो अंदर के वैल्यू को देखना है। और तीसरा मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है तो अच्छी बात, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। ओके, तो याद रखना। तो सिंपली यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें ये पता चलता है बच्चों को कि कि तीन पार्ट हो गया। जो इनकम मेथड से जो हम एनडीपीआईएफ से निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, इसका तीन पार्ट हो गया। एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके बारे में क्या बताया मैंने, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे रखा है तब तो यही लेंगे, और अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो इसके अंदर का जो पार्ट तीन बताया मैंने, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस काइंड और एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पहला हो गया। दूसरा इसमें क्या ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तब तो यही लेंगे, और डायरेक्ट नहीं दिया रहा है तो इसको अंदर के पार्ट्स को हम ऐड करेंगे, जिसमें प्रॉफिट के भी तीन पार्ट होते हैं। डायरेक्ट प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है तो उसके अंदर का तीनों पार्ट ऐड करेंगे। फिर आपके पास मिक्स्ड इनकम हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो याद रखना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के वैल्यू को जब आप ऐड करोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस के वैल्यू को ऐड करोगे, मिक्स्ड इनकम को ऐड करोगे, यानी ये टोटल तीन आपके कंपोनेंट हो गए, है ना, रफली। और ये तीनों कंपोनेंट को ऐड कर दोगे तो आपका डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। और इस डोमेस्टिक इनकम को नॉर्मली क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से आपको कहां जाना है, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम से आपको कहां जाना है, नेशनल इनकम पे। ओके, तो आप देखो ये डोमेस्टिक इनकम है, और डोमेस्टिक इनकम से कहां जाना, नेशनल इनकम। तो देखो डी से एन में जाने के लिए क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है ना, ये आपको बेसिक तीन चीज पता है कि डी से एन में जाना, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई होता है, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआई होता है। तो हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो ये तो बेसिक आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं डिटेल्स में। ओके, तो देखो सबसे पहला तो देखो मैंने पहला कंपोनेंट है ना, जब आप इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकालते हो, डोमेस्टिक इनकम का तीन कंपोनेंट होता है, जिसमें पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू दिया है तब तो हमें कुछ भी लेना नहीं है। अगर इसका वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ ना, और फिर इसमें से कोई वैल्यू दिया रहे, इसमें से कोई वैल्यू दिया रहे, इसमें से कोई वैल्यू, कुछ भी नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही लेना है, क्योंकि सब दे रहेगा।
अब देखो, जो इंप्लॉइज को काम करने के बदले जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो 3 तरह का होता है, ये भी मैंने बताया। एक होता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश में क्या क्या आ सकता है बच्चों? जैसे किसी को बेसिक पे जो मिलता है, जो बेसिक सैलरी मिलती है। फिर बच्चों जैसे महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, वो मिलता है। बोनस किसी तरह का उसको मिलता है, कमीशन उसको किसी तरह का मिलता है, पर्क्स उसको किसी तरह का मिलता है, ऑनरेरियम भी होता है एक तरह का बच्चों, ऑनर के फॉर्म में दिया जाता है, या एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। अगर कोई ओवर टाइम करता है, 8 घंटे से ज्यादा काम करता है, उसके बदले जो सैलरी मिलता है। तो याद रखना कि सैलरी एंड वेजेस इन कैश के फॉर्म में या बेसिक पेज हो, डियरनेस अलाउंस हो, बोनस हो, कमीशन हो, पर्क्स हो, ऑनरेरियम हो, हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम नॉर्मली एचआरए बोलते हैं, या ओवर टाइम पे हो, इन सारे चीजों को ऐड करने के बाद, इन सब को नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। तो क्वेश्चन में अगर सैलरी एंड वेजेस इन कैश डायरेक्ट दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके अंदर का हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा दिया उसे आप ऐड कर सकते हो। तो सैलरी एंड वेजेस इन कैश, ओके। और ये बच्चों क्या होता है, ये याद रखना, ये मोनेटरी फॉर्म में होता है, ये मोनेटरी रिवार्ड होता है। और किस फॉर्म में होता है, मोनेटरी फॉर्म में होता है। अब देखो सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, तो काइंड की जब बात करते हैं तो दो चीज है। एक तो पहले बात करोगे, ये पैसे के फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए ये कौन से फॉर्म में होता है, नॉन मोनेटरी फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट तो याद रखना, नॉन मोनेटरी फॉर्म। और दूसरा नॉन मोनेटरी फॉर्म मतलब किस फॉर्म में, तो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में। पैसा नहीं मिलता है, मनी नहीं दिया जाता है, बट कंपनसेशन के फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, है ना, आप कहीं किसी फर्म में काम कर रहे हो, वो फर्म क्या कर रहा है, एम्प्लॉइज के लिए अपना अलग सा बिल्डिंग बना रखा है, या एक किसी कोई उसको घर दे दिया रहने के लिए, जिसमें उसको रेंट नहीं देना है। तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों आपको कंपनसेशन ही है, क्योंकि आपको रेंट नहीं दे, अगर मार्केट में आप रहते तो रेंट देना पड़ता, अब आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवार्ड है काम करने के बदले। दूसरा फ्री ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कहीं आप ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो, है ना, बिजनेस पर्पज से नहीं, बिजनेस पर्पज से अगर जाएंगे तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में हो जाता है। कहीं आप ट्रैवल करते हो, घूमने फिरने जाते हो, है ना, तो उसके लिए आपको फ्री में जाना होता है, आपको किराया नहीं देना होता है, तो वो आपके लिए एक तरीके से कंपनसेशन हो गया, रिवॉर्ड हो गया। इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर आपको फर्म लोन भी दे देती है कि चलो भाई तुम मेरे फर्म में काम कर रहे हो, मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ 2 लाख या 10 लाख रुपए का, बट इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप इसको चुका देना ईएमआई में या धीरे धीरे करके। तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी आपके लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि अगर आप बैंक से लेते तो आपको बहुत सारा पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में देना पड़ता, बट अब आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीके से सैलरी एंड वेजेस इन काइंड कंपनसेशन है। फ्री मेंबरशिप ऑफ क्लब, अगर आप किसी फर्म में काम करते हो, वो फर्म किसी क्लब से टाई कर रखा है, टाई अप कर रखा है, तो वो अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉइज को फ्री में मेंबरशिप देता है, तो वो भी एक तरीके से रिवॉर्ड है, क्योंकि अगर आप ऐसे क्लब का मेंबरशिप लेते हैं तो आपको पैसा लगेगा, बट कंपनी के कारण आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है काम करने के बदले, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंपनसेशन। फ्री सब्सिडाइज्ड राशन, अगर मान लो फ्री में राशन दे रहा है या कम रेट पे राशन मिल रहा है, वो भी आपके लिए है। आपको फ्री लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, कार दे दिया। इसमें याद रखना, अगर ये लैपटॉप मोबाइल कार कंपनी अपने बिजनेस यूज के लिए देती है ना, तब तो वो नहीं आएगा आपके लिए सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड में, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए दिया। लेकिन अगर ये लैपटॉप दे दिया कि भाई आप अपने डिस्क्रिप्शन से यूज कर सकते हो, अपने जब पर्सनल यूज कर सकते हो, पर्सनल यूज के लिए मोबाइल है, पर्सनल यूज के लिए आपका कार्ड दिया है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या आता है कि जैसे प्रोविडेंट फंड में जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, या पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, लेबर वेलफेयर फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो ग्रेचुटीज दिया जाता है, ओके। अब इसमें याद रखना कि मान लो पीएफ है, पीएफ का देखो थोड़ा सा जानकारी रखना इसमें, ठीक है। पीएफ है, पीएफ में मान लो 4,000 रुपये जमा होता है, किसी इंप्लॉई का 4,000 रुपये जमा होता है, तो याद रखना इस 4,000 रुपये में से 2,000 रुपये तो खुद किसकी सैलरी से कटता है, इंप्लॉइज के सैलरी से कटता है, और 2,000 रुपये हैं जो कौन देता है, वो मालिक देता है, इंप्लॉयर देता है। यानी अगर किसी के प्रोविडेंट फंड में 4,000 जमा हो रहा है,
तो 2000 किससे कट रहा है? खुद इंप्लॉइज के सैलरी से। 2000 कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो सिर्फ ये वाला ही आपका इसमें आएगा, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2000 दे रहे हो आप दे रहे हो, आप कहां से दोगे? सैलरी से। और सैलरी किस में आता है? सैलरी आप देखो किस में आता है, आपका वेजेस एंड सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो सिर्फ इंप्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने क्या देगा ना, इंप्लॉयर्स की जगह पे क्या दे देगा? इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो जब इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन देता है तो आपको वहां पे इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ इंप्लॉयर्स वाला ही पार्ट इंक्लूड करना है। अब देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में थोड़ा सा तो मैं बता ही रखा हूं। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस में दो आता है। एक तो आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक तो आ गया रेंट। रेंट में देखिए दो तरह का हो गया। एक तो अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए किसी फर्म को, तो उसके ओनरशिप के कारण आपको रेंट मिलेगा क्योंकि आप उसके मालिक हैं। दूसरा होता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। एक तो आपने दूसरे को किराए पे दे रखा है, इसलिए आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। और दूसरा है कि आप खुद रह रहे हैं अपने घर में। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रह रहे हैं अपने घर में, तो जो आप घर में रह रहे हो तो उसका भी जो मार्केट के अनुसार जो इम्प्यूटेड रेंट होगा वो भी रेंट में आता है ना। तो रेंट में दो चीजें आती हैं। ये मैं थ्योरी बता रहा हूं। ओके, एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ रेंट ही दिया रहेगा या रॉयल्टी दिया रहेगा, बट मैं थ्योरी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। ओनरशिप ऑफ लैंड के कारण मिलता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जो इम्प्यूटेड रेंट होता है। रॉयल्टी की बात करते हैं बच्चों, तो रॉयल्टी क्या होता है ना? कोई मिनरल डिपॉजिट है। मिनरल डिपॉजिट मतलब कहीं पे जमीन है, लैंड है, और लैंड के अंदर कोई मिनरल है। मिनरल का मतलब से कोल है या आयरन ओर है जमीन के अंदर। और आप क्या करते हो कि कोल को माइन करने का या आयरन ओर को माइनिंग करने का, है ना, किसी को राइट दे देते हो अपना ओनरशिप किसी को देते हो उस मिनरल डिपॉजिट को माइनिंग करने के लिए। तो वो जितना भी माइनिंग करेगा उसके बदले आपको क्या देगा? रॉयल्टी देगा। कभी कभी कॉपीराइट होता है ना, या पेटेंट राइट होता है। कॉपीराइट मतलब कोई, मैंने अगर कोई बुक लिख दिया, है ना, और मैंने बुक लिख दिया, ठीक है, और मुझे कॉपीराइट मिला हुआ है, ठीक है, कि ये बुक सिर्फ मैं बना सकता हूं या मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी पब्लिशर को राइट दे देता हूं कि आप मेरा बुक छाप कर बेच सकते हैं, पब्लिश करके बेच सकते हैं, तो उस पब्लिशर को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट हमें क्या देगा? रॉयल्टी। क्योंकि उस बुक का कॉपीराइट मैंने ले रखा था और उसे मैंने क्या दिया? पब्लिशर को यूज करने के लिए दिया, है ना। उसी तरह का पेटेंट राइट होता है, जैसे कॉपीराइट होता है उसी तरह का पेटेंट राइट होता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आप जो आपके अंदर जो आप के अंदर जो ऑनरशिप है या जो राइट आपको मिला हुआ है वो आप किसी और को यूज करने के लिए देते हो, तो उसके बदले आपको रॉयल्टी मिलता है। तो रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है बच्चों? इंटरेस्ट आता है। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट का। ओके, इंटरेस्ट में सिर्फ देखो लोन लिया जाता है, लोन के बदले इंटरेस्ट, तो सिर्फ उन लोन्स का इंटरेस्ट ऐड करते हैं जो लोन किसके लिए लिए जाते हैं? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिए जाते हैं। अगर आपने लोन लिया है कंजप्शन, जैसे मैं बाइक नॉर्मली खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, जैसे मैं मतलब कंजप्शन पर्पस के लिए अगर मैं लोन ले रहा हूं, ओके, तो कंजप्शन पर्पस के लिए जो आप लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं होता है। जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया जाता है उसका जो इंटरेस्ट होता है उसे डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। इसके बारे में और आगे बताता हूं बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हम ये इंटरेस्ट के बारे में मैं आगे बताता हूं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं। एक तो हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसमें रेंट आ गया, रॉयल्टी आ गया, इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट होता है हमारा क्या बच्चों? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, कि हम जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो फर्म का जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, उसको क्या मिलता है? रिस्क लेने के बदले प्रॉफिट मिलता है। तो मैंने बता ही दिया प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं। प्रॉफिट का एक पार्ट तो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को चलाता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, है ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, है ना, उनको डिविडेंड्स के फॉर्म में दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो चूंकि इसको बांटा जाता है इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तीसरा हम क्या जानते हैं बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट टैक्स के फॉर्म में दे दिया, एक पार्ट डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी का जो बचता है वो कंपनी के खुद के लिए होता है, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मतलब कंपनी ने रिटेन करके अपने पास रख लिया।
तो देखो इसमें याद रखना, इसको 4 और अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। जो रिटेन्ड अर्निंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब इसको किसी के बीच नहीं बांटना, ये कंपनी खुद रखेगी। कॉर्पोरेट सेविंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अब कंपनी के लिए बचत है ना, ये अपना पास सेव अब किसी को देना नहीं है, जो भी है वो कंपनी का सेविंग है। या इसको बोलते हैं सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के फर्म का सेविंग होता है ये। या यही कंपनी के लिए क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एग्जाम में देखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या तो रिटेन्ड अर्निंग दिया रहे, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या कॉर्पोरेट सेविंग, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो एग्जाम में याद रखना बच्चों, अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है तब तो इसके ये इनमें से कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तब आप इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे, और समझ में आ गया, इन तीनों को आप ऐड करोगे तब जाके प्रॉफिट आएगा। अगर डायरेक्ट दे रखा है तो यही लेंगे, फिर इनमें से किसी को भी नहीं लेना, अगर दिया रहेगा फिर भी नहीं, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहेगा तब इनमें से वैल्यूज को हमें क्या करना है, लेना है। ओके, अब इसके बाद देखिए मैं इंटरेस्ट के बारे में बता रहा था बच्चों, ठीक है। इंटरेस्ट के बारे में देखो थ्योरी के क्वेश्चन में आता है, वो क्या है कि अगर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट है ना, बैंक में आपने पैसा, पब्लिक के बारे में बता रहा हूं कि अगर पब्लिक ने बैंक में पैसा जमा किया है और उसके बदले उसको इंटरेस्ट बोल रहा है, तो ये इंक्लूड होगा कि नहीं, तो ये इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि आप जो बैंक में पैसा जमा करा रहे हो ना, बैंक फर्म्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जा रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, मैंने बता ही दिया, प्रोडक्टिव पर्पस से कोई भी लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, देखो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स भी एक तरीके से उधार होता है, सर्टेन परसेंटेज उसके बदले कंपनी आपको देती है। ओके, तो कहीं ना कहीं कंपनी उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करता है, तो इसको भी क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये तीन को आप इंक्लूड करते हो। ओके, अब इन तीन को नहीं करते हो। देखो इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से उधार लेती है और उसके बदले गवर्नमेंट क्या देती है, इंटरेस्ट। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, कि ये माना जाता है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक से लोन उधार लेती है वो कंजप्शन पर्पस से यूज करती है, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड करते हैं। या इसी को हम बोलते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट भी बोलते हैं बच्चों के। तो ये नेशनल डेट पे जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंजप्शन पर्पस, तो मैंने बता ही दिया कि कंजप्शन पर्पस से लोन को नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस वाले को ऐड करते हैं। 6 हो गया इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, ये इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर ये इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है, इसलिए इसको भी नहीं ऐड करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस डिटेल्स में। ओके, अब हम लोग आते हैं लास्ट वाला पॉइंट, मिक्स्ड इनकम पे। तो मिक्स्ड इनकम पे हमने देख लिया मिक्स्ड इनकम क्या होता है, तो आप यहां देख लीजिए मिक्स्ड इनकम या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहे सेम है। दूसरा मैंने क्या बोला, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू सेग्रीगेट वेजेस इनकम एंड नॉन वेज इनकम फ्रॉम अ टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक शॉपकीपर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, है ना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, फार्मर्स हो गया, इन सब के वेज इनकम नॉन वेज इनकम को अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि भाई उन्हीं के फैमिली मेंबर काम करते हैं, है ना, और उन्हीं का कैपिटल होता है, अपना ही उनका लैंड होता है, तो इनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। दैट इज वाई इनका टोटल हम किस फॉर्म में ले लेते हैं, मिक्स्ड इनकम में। तो सिंपली याद करना बच्चों, यहाँ सिंपली एक हमारे पास एक रफ आइडिया क्या हो गया कि जब भी हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड का जो वैल्यू निकल के आता है वो डोमेस्टिक इनकम होता है, जिसे हम एनडीपीएफसी बोलते हैं, और एनडीपीएफसी का वैल्यू क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है है ना, जिसमें क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी कैश में आता है, फिर क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी काइंड में आता है, फिर क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो गया। ओके, एम्प्लॉयर्स वाला। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया पहला, फिर आपका इंटरेस्ट हो गया, फिर आपका प्रॉफिट हो गया,
ओके, अब प्रॉफिट का भी आगे 3 पार्ट होता है, ये मैंने बता दिया। तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। तो नॉर्मली ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को आप ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी। और इसमें क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू दिया रहता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं, उसके अंदर का पार्ट्स नहीं लेते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता उसके अंदर के पार्ट्स को लेते हैं, जो मैंने पार्ट्स बताए हैं। ओके, ये हो गया एनडीपीएफसी। लेकिन जब हमें नेशनल इनकम निकालना पड़ता है, एनएनपी@एफसी निकालना पड़ता है, वैल्यू क्या निकल कर आता है, तो एनडीपी@एफसी निकल के आता है। तो देखो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए बच्चों क्या होता है, प्लस एनएफआईए होता है। तो एनएफआईए को जब ऐड कर देते हो डोमेस्टिक इनकम में तो आपका क्या आता है, नेशनल इनकम। तो इसी के साथ हमारा ये जो फॉर्मूले का वीडियो होता है बच्चों वो समाप्त होता है। मैंने कोशिश किया है कि इनकम मेथड के फॉर्मूला को या थ्योरी को आपको सही से समझा दूं, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए और फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे मैं 2 वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आप आगे की वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर स्टडी, बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके, आप मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। So thank you very much for watching this video, students. Bye.